पारिवारिक जलन, दोस्तों का एक घटिया मजाक और अनजाने में खुला एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे 60 सालों से भूखा बैठा था एक आदमखोर पिशाच। क्या होता है जब आपके अपनों की नफरत आपके घर में साक्षात मौत को निमंत्रण दे देती है? दिल्ली से आए विवेक को क्या पता था कि जिस हवेली में वो सिर्फ एक रात गुजारने की शर्त लगा रहा है, वहां से वो कभी वापस लौट ही नहीं पाएगा। और जो लौट कर आएगा वो विवेक नहीं, बल्कि वो खूंखार पिशाच होगा जो एक एक करके पूरे परिवार को नोच नोच कर खा जाएगा। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि डार्क शो पर आज से शुरू हो रही है अब तक की सबसे भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली पिशाच का बुलावा। एक खौफनाक शर्त, अगर कमजोर दिल वाले हैं तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आज रात आप सो नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही बढ़िया होंगे। जितने भी हमारे नए दोस्त कहानी सुनने आए हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारी कहानी पहली बार सुन रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनते, हम यहाँ पर सुनते हैं लोगों की आप बीती कहानी, यानी कि सच्ची घटनाएं जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है, उनकी स्टोरी सुनते हैं हम। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मई का महीना था। दिल्ली की तपती धूप और कंक्रीट के जंगलों से दूर विवेक अपनी कार से उत्तर प्रदेश के एक पुराने अर्धशहरी कस्बे की तरफ बढ़ रहा था। विवेक की उम्र करीब 24 साल थी। वह दिल्ली की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। गोरा रंग, चश्मा, चेहरे पर एक सादगी और बात करने का बेहद सलीकेदार तरीका। विवेक सिर्फ पढ़ाई और काम में ही आगे नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव ऐसा था कि जो भी उससे एक बार मिलता उसका मुरीद हो जाता था। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में विवेक की बुआ ने उसे बहुत जिद करके अपने घर बुलाया था। विवेक के फूफा जी ठाकुर राघवेंद्र सिंह उस पूरे इलाके के बहुत बड़े जमींदार और रसूखदार इंसान थे। उनका एक आलीशान पुराना मकान था जो किसी छोटी हवेली जैसा ही दिखता था। गाड़ी चलाते हुए विवेक के चेहरे पर एक सुकून था। वह सोच रहा था कि शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन गांव कस्बे की खुली हवा में बुआ के हाथ का खाना खाकर आराम से गुजरेंगे। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस गाड़ी की डिक्की में वो अपने कपड़ों के सूटकेस रख कर ले जा रहा है, उसी गाड़ी के पहिए उसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े और आखिरी अंधकार की तरफ खींच कर ले जा रहे हैं। जैसे ही विवेक की गाड़ी कस्बे की टूटी फूटी सड़कों से होते हुए जमींदार राघवेंद्र सिंह के बड़े से लोहे के फाटक के सामने रुकी, पूरा घर उसके स्वागत के लिए बाहर आ गया। बुआ ने आरती की थाली सजा रखी थी। जैसे ही विवेक गाड़ी से उतरा, बुआ ने आगे बढ़कर उसके गालों को चूमा और कहा, नजर न लगे मेरे बच्चे को, कितना बड़ा हो गया है। दिल्ली की हवा लग गई है लड़के को, एकदम साहब बाबू लग रहा है। फूफा जी ने भी विवेक के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, क्यों न लगे साहब बाबू जैसा। पूरे खानदान में इकलौता लड़का है जो दिल्ली की इतनी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। अखबार में भी तो इसका नाम आया था पिछले महीने। घर के नौकर विवेक का सामान उठाने लगे। बुआ और फूफा जी की आंखें अपने भतीजे को देखकर गर्व से चमक रही थी। पूरा माहौल खुशियों से भरा था। लेकिन इसी खुशियों के माहौल के बीच घर के बरामदे में लगे एक भारी खंभे के पीछे एक शख्स खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भिन भिना रही थी और उसकी आंखों में विवेक के लिए प्यार या खुशी नहीं, बल्कि एक जहरीली काली नफरत उबल रही थी। वह था रोहित, विवेक का हमउम्र कजन भाई, यानी बुआ का इकलौता बेटा। रोहित बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। जमींदार का बेटा होने के कारण उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई और तमीज के मामले में वो हमेशा जीरो रहा। वो दिन भर अपने 3 आवारा दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमता, जुआ खेलता, शराब पीता और अपने पिता के पैसों पर ऐश करता था।
रोहित को शुरू से ही विवेक से चिढ़ थी। बचपन में जब भी विवेक गाँव आता था तो घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा रोहित को ताना मारते थे, कुछ सीख विवेक से, देख कितना होनहार है। और अब जब दोनों जवान हो चुके थे, ये चिढ़ एक खूंखार जलन में बदल चुकी थी। रोहित ने खंभे के पीछे से थूका और बुदबुदाया, साला दिल्ली का चूहा, यहां आकर ऐसे रौब झाड़ रहा है जैसे पूरा शहर इसी का हो। आने दो रात, इसका सारा साहेबगिरी यहीं मिट्टी में न मिला दिया तो मेरा नाम भी रोहित सिंह नहीं। रात का वक्त हुआ। डाइनिंग टेबल पर 56 भोग सजे थे। बुआ लगातार विवेक की थाली में देसी घी के पराठे और मलाई डाल रही थी। खूफा जी ने खाते खाते रोहित की तरफ देखा, जो चुपचाप अपने फोन में लगा हुआ था। खूफा जी का पारा चढ़ गया। वे कड़क आवाज में बोले, फोन बंद कर रोहित, जरा देख अपने भाई को। उम्र में तुझसे छोटा है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आज 60,000 रुपए महीना कमा रहा है। और एक तू है जो 24 घंटे इस डिब्बे में मुंह गाड़े रहता है और सुबह मुझसे पेट्रोल के पैसे मांगता है। कुछ शर्म बची है या सब बेच खाई? टेबल पर सन्नाटा छा गया। विवेक ने माहौल को संभालने की कोशिश की। अरे खूफा जी, कोई बात नहीं, रोहित भाई का अपना शौक है, और वैसे भी जमींदारी संभालना भी तो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन विवेक की ये भलाई रोहित को एक जहरीले तीर की तरह चुभी। उसे लगा कि विवेक जानबूझकर उस पर तरस खा रहा है और उसे अपने पिता के सामने नीचा दिखा रहा है। रोहित ने अपनी प्लेट को जोर से खिसकाया, कुर्सी से उठा और बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए वहां से चला गया। बुआ ने आह भरी, इस लड़के की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है विवेक बेटा, तुम बुरा मत मानना। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बुआ जी, भाई है मेरा। विवेक को क्या पता था कि वह जिसे भाई समझ रहा था वो उसके लिए कफन सिलने की तैयारी कर रहा था। रात के करीब 10 बजे रोहित अपने घर के पीछे वाले बगीचे में बने एक पुराने शेड में बैठा था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था और उसके सामने उसके 3 पक्के दोस्त बैठे थे, संदीप, राहुल और मोंटी। ये तीनों भी उसी की तरह निकम्मे और आवारा थे जो रोहित के पैसों पर पलते थे। रोहित ने एक झटके में पूरा ग्लास खाली किया और उसे जमीन पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया। संदीप चौंका, क्या हुआ भाई, आज बड़े गुस्से में हो? उस दिल्ली वाले भाई ने कुछ कह दिया क्या? रोहित की आंखें गुस्से से लाल थी। वह चिल्लाया, उस साले की इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में, मेरे ही बाप के सामने मुझे नीचा दिखाए। खूफा जी 24 घंटे विवेक विवेक की माला जपते रहते हैं। बुआ को देखो तो उसके आगे पीछे घूम रही है। मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं बची। मुझे उस साले का घमंड तोड़ना है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि उसकी सारी मर्दानगी, सारा साहेब बाबू का नशा एक पल में उतर जाए और वह रोते हुए दिल्ली वापस भाग जाए। राहुल ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, तो फिर मारपीट करे, रात को घेर लेते हैं साले को। नहीं, रोहित ने मना किया। मारपीट की तो खूफा जी मुझे घर से बेदखल कर देंगे। मुझे उसका दिमागी गुरूर तोड़ना है, उसे डरपोक साबित करना है पूरे खानदान के सामने। तभी मोंटी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने रोहित के करीब आकर कहा, भाई, एक तगड़ा आइडिया है। विवेक शहर का लड़का है। ये शहर के पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत और रूहों पर यकीन नहीं करते, खुद को बड़ा प्रैक्टिकल और बहादुर समझते हैं। क्यों न इसकी बहादुरी का इम्तिहान लिया जाए? संदीप की आंखें चमक उठीं। तू किस जगह की बात कर रहा है मोंटी? मोंटी ने धीमी और रहस्यमयी आवाज में कहा, यहां से 5 किलोमीटर दूर, जंगलों के बीच, काली हवेली। काली हवेली का नाम सुनते ही शेड के अंदर मौजूद चारों लड़कों के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। वहां जल रहा लैंप मानो एक पल के लिए फड़फड़ाया। राहुल ने डरते हुए कहा, अरे नहीं भाई, काली हवेली का नाम मत ले, वो जगह सच में श्रापित है। 60 साल पहले वहां के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने तांत्रिक साधना के चक्कर में अपने ही पूरे परिवार की गला रेत कर बलि दे दी थी।
और फिर खुद भी फांसी लगा ली थी। तब से वो हवेली सील है। जो भी वहां रात को गया या तो पागल हो गया या उसकी लाश मिली। वहां जाना साक्षात मौत को बुलावा देना है। रोहित ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसकी नफरत उसके डर पर भारी पड़ चुकी थी। वो जोर से हंसा। हाँ राहुल, तू भी उन अनपढ़ ग्रामीणों की तरह डर गया। हम सब जानते हैं कि वहां कोई भूत वूत नहीं है। वो बस एक पुरानी सुनसान भूतिया जगह है जिसका फायदा उठाकर लोग कहानियां बनाते हैं। लेकिन विवेक तो नहीं जानता ना। संदीप ने रोहित का इरादा भांप लिया। तुम्हारा क्या प्लान है रोहित भाई? रोहित ने चारों को पास बुलाया और फुसफुसाते हुए अपना पूरा प्लान समझाया। हम सब मिलकर छत पर बैठेंगे। वहां हम भूतों की बात छेड़ेंगे और विवेक को उकसाएंगे। हम उससे कहेंगे कि अगर वो सच में मर्द है तो आज की रात अकेले उस काली हवेली के मुख्य हॉल में गुजार कर दिखाए। विवेक अपने घमंड में हां कह देगा। मोंटी ने पूछा, लेकिन अगर वो वहां आराम से सो गया तो? फिर तो वो और बड़ा हीरो बन जाएगा। यही तो असली खेल है। रोहित की आंखों में शैतानी चमक थी। विवेक के वहां जाने से ठीक आधा घंटा पहले तुम तीनों पिछले रास्ते से हवेली के अंदर घुस जाना। मोंटी, तू अपने साथ वो बड़ा वाला ब्लूटूथ स्पीकर ले जाना जिस पर चुड़ैल के रोने और घुंघरू की डरावनी आवाजें प्ले करना। संदीप, तू खिड़कियों पर पत्थर मारना। और राहुल, तू वो प्लास्टिक का डरावना मुखौटा पहनकर अचानक उसके सामने आ जाना। हम साले को इतना डराएंगे कि वो पैंट गीली करके चिल्लाता हुआ वहां से भागेगा। और सुबह मैं पूरे कस्बे के सामने कहूंगा कि दिल्ली का शेर एक नकली भूत से डरकर भाग गया। कैसा रहा? चारों दोस्त एक साथ कमीनी हंसी हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और मजेदार मजाक होने वाला है। वे ये भूल गए थे कि कुछ जगहों पर मजाक करना साक्षात यमराज के गले में हाथ डालने जैसा होता है। रात के ठीक 11 बज रहे थे। घर के बड़े बुजुर्ग सो चुके थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए विवेक खुली हवा के लिए घर की विशाल छत पर आकर टहल रहा था। आसमान में चांद आधा कटा हुआ था और एक अजीब सा धुंधलापन था। तभी रोहित, संदीप, राहुल और मोंटी सीढ़ियों से ऊपर आए। उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी। रोहित ने बेहद दोस्ताना अंदाज में आवाज दी, अरे विवेक भाई, अकेले अकेले छत पर आओ, हमारे साथ बैठो, ये मेरे दोस्त हैं। विवेक ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। हाँ भाई, बस नींद नहीं आ रही थी। सब लोग छत के मुंडेर पर बैठ गए। शुरुआत में इधर उधर की बातें हुई और फिर मोंटी ने रोहित के इशारे पर अपनी चाल चली। मोंटी ने अचानक चारों तरफ देखते हुए कहा, यार, आज रात हवा कितनी अजीब चल रही है ना। बिल्कुल वैसी ही हवा जैसी काली हवेली की तरफ चलती है। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, काली हवेली, ये क्या है? संदीप ने बात लपकी। अरे विवेक भाई, तुम दिल्ली वालों को इन सब चीजों का क्या पता? यहाँ पास के जंगल में एक पुरानी हवेली है। कहते हैं 60 साल पहले वहां एक ठाकुर ने तांत्रिक साधना की थी। तब से वह जगह इतनी शापित है कि सरकार ने वहां ताला लगा दिया है। आज भी आधी रात को वहां से औरतों के रोने और अजीब सी आदमखोर चीखें सुनाई देती है। विवेक ने हंसते हुए चश्मा ठीक किया। चलो यार, तुम लोग भी इस 21वीं सदी में भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हो? ये सब बस लोगों का वहम होता है और कुछ नहीं। साइंस इन चीजों को नहीं मानता। रोहित को जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। उसने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और तंज कसते हुए बोला, अरे विवेक भाई, दिल्ली के वातानुकूलित एसी कमरों में बैठकर विज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन यहां जमीनी हकीकत अलग है। तुम खुद को बहुत बहादुर समझ रहे हो ना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इस सुरक्षित छत पर बैठना है। विवेक का स्वाभिमान थोड़ा आहत हुआ। ऐसी बात नहीं है रोहित, मैं सच में इन सब चीजों से नहीं डरता। रोहित ने अपनी आवाज को थोड़ा और तीखा किया। अच्छा, तो फिर एक शर्त लगाते हैं।
अगर तुम सच में इतने ही निडर हो और विज्ञान पर इतना ही भरोसा है, तो आज की रात ठीक 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अकेले उस काली हवेली के मुख्य हॉल में गुजार कर दिखाओ। अगर तुम सुबह सही सलामत वापस आ गए, तो मैं और मेरे दोस्त तुम्हारे पैर छुएंगे और मैं मान लूंगा कि तुम हमसे हर मामले में श्रेष्ठ हो। बोलो, है दम? रोहित के दोस्तों ने भी उकसाना शुरू किया। रहने दो रोहित भाई, दिल्ली वाले सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानते हैं, खंडहरों में जाने के लिए जिगरा चाहिए होता है। विवेक अब पूरी तरह रोहित के जाल में फंस चुका था। उसे लगा कि अगर उसने मना किया तो रोहित हमेशा के लिए उसे डरपोक समझेगा और बुआ फूफा के सामने उसका मजाक उड़ाएगा। विवेक खड़ा हुआ, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मुझे ले चलो उस काली हवेली। मैं आज रात वही गुजारूंगा और सुबह तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर दूंगा। रोहित के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान दौड़ गई। उसने घड़ी देखी, रात के 11:30 बज रहे थे। उसने अपने दोस्तों को चुपके से इशारा किया। संदीप, राहुल और मोंटी तुरंत छत से नीचे उतर गए और अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर काली हवेली के पिछले रास्ते की तरफ निकल गए, ताकि विवेक के पहुंचने से पहले अपनी डरावनी तैयारियां पूरी कर सके। रोहित ने विवेक से कहा, चलो विवेक भाई, तुम्हारी गाड़ी से ही चलते हैं। मैं तुम्हें हवेली के मुख्य दरवाजे पर छोड़ दूंगा। विवेक ने हामी भरी और अपनी कार की चाबी उठा ली। जब विवेक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो अचानक घर के कोने में बंधी गाय जोर जोर से रंभाने लगी, मानो वो विवेक को बाहर जाने से रोक रही हो। हवा का एक तेज गर्म झोंका आया जिसने छत पर रखी खाली बोतलों को नीचे गिरा दिया। प्रकृति चेतावनी दे रही थी, लेकिन विवेक का दिमाग शर्त के नशे में और रोहित का दिमाग नफरत के नशे में अंधा हो चुका था। दोनों कार में बैठे और इंजन स्टार्ट हो गया। गाड़ी काली हवेली की तरफ बढ़ चली, जहां 60 सालों से भूखा एक आदमखोर पिशाच अपनी अगली बलि का इंतजार कर रहा था। रात के ठीक 11:15 बज चुके थे। विवेक की सफेद रंग की सेडान कार कस्बे की टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों को पीछे छोड़ते हुए उस संकरी और पथरीली सड़क पर बढ़ रही थी जो सीधे घने जंगलों की तरफ जाती थी। गाड़ी के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। हेडलाइट की 2 पीली रोशनी सामने की उबड़-खाबड़ सड़क और दोनों तरफ फैले घने बबूल और कीकर के पेड़ों को चीर रही थी। पेड़ की सूखी टहनियां हवा के थपेड़ों से इस तरह हिल रही थी, मानो अंधेरे में कोई अजीबोगरीब आकृतियां हाथ फैलाकर विवेक को वापस लौट जाने का इशारा कर रही हों। ड्राइविंग सीट पर बैठा विवेक शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थोड़े कस गए थे। दिल्ली की चौड़ी रोशन सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले विवेक के लिए यह माहौल एकदम नया और थोड़ा असहज करने वाला था। बगल की सीट पर बैठा रोहित खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल और कमीनी मुस्कान थी। वो रह रहकर अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। उसने संदीप और राहुल को मैसेज भेज दिया था, हम लोग अगले 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तुम लोग अपनी पोजीशन ले लो। वहां से जवाब आया, हम हवेली के पिछले रास्ते से अंदर आ चुके हैं, सब तैयार है भाई। आज इस दिल्ली वाले बाबू की पैंट गीली होना पक्का है। रोहित ने फोन जेब में रखा और विवेक की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ विवेक भाई, बड़े शांत हो। अभी भी वक्त है, अगर डर लग रहा हो तो गाड़ी यहीं से वापस मोड़ लेते हैं। मैं घर पर किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस थोड़ा बहुत मजाक उड़ेगा। और क्या? विवेक ने रोहित की तरफ बिना देखे कार का गियर बदला और कहा, रोहित, मैंने कहा न कि मुझे डर नहीं लगता, मैं बस रास्ते को देख रहा हूं। यहां सड़क बहुत खराब है। रोहित मन ही मन हंसा, बेटा, अभी तो सिर्फ सड़क खराब है, आगे जो तेरी किस्मत खराब होने वाली है उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। जैसे जैसे गाड़ी जंगल के और अंदर जा रही थी, नेटवर्क के सिग्नल गायब हो चुके थे। फोन की स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा आ रहा था। कार के स्टीरियो पर चल रहा हल्का म्यूजिक अचानक अजीब सी खरखराहट के साथ बंद हो गया। स्पीकर से सिर्फ ससस, सरर,
की आवाज आने लगी, जैसे कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ कर रहा हो। विवेक ने चिढ़कर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। अब गाड़ी के इंजन की आवाज के अलावा सिर्फ बाहर से झिंगुरों की तेज चींची और कभी कभार किसी आवारा कुत्ते के रोने की डरावनी आवाज आ रही थी। अचानक एक तीखे मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी के सामने कुछ चमका। विवेक ने जोर से ब्रेक मारा। टायर जमीन पर घिसटते हुए चींच की तेज आवाज के साथ रुक गए। विवेक का दिल जोर से धड़का। सामने सड़क के ठीक बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, बदन पर फटे पुराने सफेद कपड़े थे और वह जमीन पर बैठकर कुछ खुरच रही थी। विवेक ने घबराकर कहा, रोहित, देखो सामने कौन है? इस सुनसान जंगल में इतनी रात को ये बुढ़िया यहां क्या कर रही है? रोहित भी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। इस इलाके का होने के नाते वह जानता था कि कभी कभार कुछ मानसिक रूप से बीमार लोग या बंजारे इन रास्तों पर भटकते रहते हैं। रोहित ने डपटते हुए कहा, अरे कोई पागल होगी भाई, हॉर्न बजाओ, हद जाएगी। विवेक ने जोर से हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। उस बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हेडलाइट की सीधी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। वे पूरी सफेद थी। उसने विवेक की कार की तरफ देखा और अपने काले पड़ चुके दांतों को दिखाकर एक डरावनी हंसी हंसी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगली सीधे विवेक की तरफ उठी, मानो वो कह रही हो, तुम जा रहे हो लेकिन वापस नहीं आओगे। विवेक के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खौफनाक चेहरा नहीं देखा था। इससे पहले कि विवेक कुछ समझ पाता, वो औरत उठकर बिजली की फुर्ती से सड़क के किनारे घने झाड़ियों में गायब हो गई। विवेक का माथा पसीने से भीग चुका था। उसने रोहित से कहा, रोहित, ये औरत सामान्य नहीं थी। इसकी आंखें। रोहित ने बात काटते हुए कहा, अरे छोड़ो न विवेक भाई, डरो मत। शहर वाले जरा सी चीज देखकर घबरा जाते हैं। चलो, रास्ता साफ है। विवेक ने गहरी सांस ली, चश्मा साफ किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब एक अनजान डर ने दस्तक दे दी थी। करीब 5 मिनट बाद गाड़ी एक बड़े सड़े हुए लकड़ी के बोर्ड के पास आकर रुकी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, प्रतिबंधित क्षेत्र, आगे जाना मना है। सड़क यहां खत्म हो चुकी थी। सामने एक कच्चा रास्ता था जो घने पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था, और उन पेड़ों के झुरमुट के पीछे खड़ी थी काली हवेली। विवेक ने गाड़ी के शीशे से ऊपर देखा। चांद की मध्यम रोशनी में वो हवेली किसी सोए हुए दैत्य की तरह लग रही थी। वह 3 मंजिला विशाल इमारत थी, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और उन पर सूखी बेलें किसी मकड़ी के जाले की तरह लिपटी हुई थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर सिर्फ एक अंतहीन गहरा अंधकार था। मुख्य फाटक पर एक बहुत बड़ा लोहे का ताला लटका हुआ था, जिस पर जंग लगी हुई थी, लेकिन फाटक के बगल की दीवार का एक हिस्सा ढहा हुआ था, जहां से अंदर जाने का रास्ता आसानी से बन रहा था। कार का इंजन बंद होते ही एक ऐसा भारी सन्नाटा पसर गया, जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था मानो वहां की हवा भी थम गई हो। रोहित कार से उतरा और उसने विवेक का दरवाजा खटखटाया। आ जाओ विवेक भाई, तुम्हारी मंजिल आ गई। विवेक कार से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सूखी पत्तियां और कोई मरा हुआ जानवर कहीं सड़ रहा हो। विवेक ने अपनी जेब से एक तेज रोशनी वाली एलईडी टॉर्च निकाली। रोहित ने हवेली के टूटे हुए हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, शर्त के मुताबिक ठीक 12 बजे से सुबह 4 बजे तक तुम्हें इस हवेली के मुख्य हॉल में बैठना है। मैं सुबह ठीक 4 बजे तुम्हें यहीं इसी फाटक पर लेने आऊंगा। अगर बीच में डर लगे तो भाग आना, लेकिन फिर जिंदगी भर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी।
विवेक ने अपनी टॉर्च की बीम को हवेली की तरफ सीधा किया और कहा, मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोहित, मैं खुद सुबह गाड़ी चलाकर घर आ जाऊंगा, तुम जाओ। रोहित मुस्कुराया, ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई। रोहित मुड़ा और जंगल के रास्ते पैदल ही वापस जाने का नाटक करने लगा। लेकिन जैसे ही विवेक हवेली की तरफ बढ़ा, रोहित चुपके से घूमकर हवेली के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ पड़ा, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। विवेक अकेले उस टूटी हुई दीवार के मलबे पर पैर रखते हुए हवेली के अहाते कंपाउंड में दाखिल हुआ। हर कदम के साथ उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के चटकने की कच-कच आवाज आ रही थी, जो इस सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। सामने हवेली का विशाल मुख्य दरवाजा था। सागौन की लकड़ी का बना वह दरवाजा आधा खुला हुआ था। विवेक ने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। धूल के अनगिनत कण हवा में तैर रहे थे। जैसे ही विवेक ने हवेली के भीतर अपना पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि अचानक तापमान बहुत कम हो गया है। बाहर गर्मी थी, लेकिन हवेली के अंदर पैर रखते ही उसे अपने बदन पर कंपी महसूस हुई। उसके मुंह से भाप जैसी हवा निकलने लगी। उसने टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा। यह हवेली का मुख्य हॉल था। बीचों बीच एक विशाल सीढ़ी ऊपर की मंजिलों की तरफ जा रही थी, जिस पर लाल रंग का पुराना फटा हुआ कालीन बिछा था। दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे थे, जो अब टूट चुके थे और उन पर धूल की मोटी परत जमी थी। हॉल के कोनों में मकड़ी के विशाल जाले लटके थे। विवेक ने हॉल के बीच में पड़ी एक सूखी, धूल से सनी लकड़ी की बेंच को देखा। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, बेंच को थोड़ा साफ किया और उस पर बैठ गया। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। विवेक ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और सोचने लगा, सब ठीक है विवेक, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है, यहां कोई भूत नहीं है, बस 4 घंटे की बात है, फिर सुबह हो जाएगी। लेकिन विवेक ये नहीं जानता था कि हवेली के ठीक ऊपर पहली मंजिल के अंधेरे कमरों में रोहित, संदीप, राहुल और मोंटी दबे पांव घूम रहे थे। मोंटी ने अपने हाथ में वो बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर पकड़ रखा था और राहुल अपने चेहरे पर वो भयानक, खून से लथपथ प्लास्टिक का मुखौटा लगा रहा था। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, साला नीचे बैठ गया है, चलो अब खेल शुरू करते हैं। संदीप, तू खिड़की पर जा। मोंटी, वॉल्यूम तैयार रख। हवेली के शांत और मृत वातावरण में अब एक भयानक खेल शुरू होने वाला था। एक ऐसा खेल जो बहुत जल्द एक खूनी दुस्वप्न में बदलने वाला था। हवेली के मुख्य हॉल में रखी उस जर्जर लकड़ी की बेंच पर विवेक अकेला बैठा हुआ था। उसकी टॉर्च की पीली रोशनी धूल से भरी हवा को चीरते हुए सामने की विशाल सीढ़ियों पर टिकी थी। रात के 12:10 हो चुके थे। हवेली के भीतर की ठंड अब धीरे धीरे विवेक की हड्डियों में समाने लगी थी। वह अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर थोड़ी गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। बाहर झिंगुरों की आवाज भी अब थम चुकी थी, जिससे हवेली के भीतर का सन्नाटा और भी भारी और डरावना महसूस हो रहा था। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक आवाज गूंजी, छन छन छन। वह किसी औरत के पैरों में बंधी भारी पायलों की आवाज थी। आवाज इतनी साफ और सजीव थी कि विवेक का पूरा बदन एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसने तुरंत अपनी टॉर्च को ऊपर की तरफ घुमाया, लेकिन सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में सिर्फ घना अंधेरा था। विवेक ने मन ही मन सोचा कि यह उसका वहम है या फिर शायद कोई जंगली जानवर ऊपर घूम रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ऊपर की मंजिल के एक कमरे में रोहित और मोंटी छिपे हुए थे। मोंटी ने अपने हाथ में पकड़े बड़े ब्लूटूथ स्पीकर की आवाज को थोड़ा और बढ़ा दिया था। रोहित मुंह पर हाथ रखकर दबी हुई हंसी हंस रहा था और मोंटी को थम्स अप का इशारा कर रहा था। अभी विवेक संभल भी नहीं पाया था कि हॉल के दाहिनी तरफ लगी एक बड़ी सी कांच की खिड़की पर जोर से कुछ टकराया। ठाका ठाका ठाका, जैसे कोई अपनी उंगलियों के नाखूनों से कांच को खुरच रहा हो। विवेक झटके से उस तरफ मुड़ा। टॉर्च की रोशनी खिड़की पर पड़ी
लेकिन बाहर सिर्फ बरगद के पेड़ की सूखी टहनियां हवा में हिल रही थी। असल में खिड़की के ठीक बाहर संदीप एक पतली लकड़ी की मदद से कांच पर चोट कर रहा था। विवेक ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, शांत रहो विवेक, ये सब सिर्फ हवा का खेल है। पुरानी हवेली में ऐसी आवाजें आना आम बात है। तुम्हें यहां सुबह तक टिकना है। लेकिन तभी ब्लूटूथ स्पीकर पर ऑडियो बदल गया। अब पायल की आवाज बंद हो चुकी थी और उसकी जगह किसी के जोर जोर से रोने और सिसकियां लेने की आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी मानो कोई औरत दर्द से तड़प रही हो और मदद के लिए पुकार रही हो। वो रोने की आवाज धीरे धीरे हॉल की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई महसूस हो रही थी। विवेक के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ठंड के बावजूद उसकी पीठ पर पसीना बह रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी को सीढ़ियों पर टिकाए रखा। तभी सीढ़ियों के मोड़ पर एक परछाई दिखाई दी। सफेद रंग के फटे हुए कपड़े और चेहरे पर एक भयानक, खून से लथपथ डरावना मुखौटा। वो राहुल था, जो रोहित के प्लान के मुताबिक विवेक को बुरी तरह डराने के लिए आगे बढ़ रहा था। विवेक ने जैसे ही उस डरावनी आकृति को देखा, वो डर के मारे बेंच से पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और हॉल के एक कोने में लुढ़क गई। टॉर्च की रोशनी अब दीवार की तरफ हो चुकी थी, जिससे पूरे हॉल में हल्की और धुंधली परछाइयां उभर आई थी। राहुल सीढ़ियों पर खड़ा होकर अपनी आवाज बदलकर हंसने लगा। विवेक, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। ऊपर छिपे रोहित और मोंटी अब अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका प्रैंक पूरी तरह कामयाब हो चुका है और विवेक अब रोते हुए बाहर भाग जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना रोहित और उसके दोस्तों ने सपने में भी नहीं की थी। अचानक पूरी हवेली का तापमान इतना गिर गया कि विवेक और ऊपर छिपे लड़कों के मुंह से निकलने वाली सांसें पूरी तरह सफेद धुएं में बदलने लगी। हवा में सूखी पत्तियों की जगह किसी सड़े हुए मांस और पुराने खून की भयानक बदबू फैल गई। ब्लूटूथ स्पीकर, जो अब तक पूरी आवाज में बज रहा था, अचानक एक तेज खरखराहट के साथ बंद हो गया। मोंटी ने घबराकर फोन देखा, लेकिन फोन पूरी तरह बंद हो चुका था और उसकी स्क्रीन पर बर्फ की एक पतली परत जमने लगी थी। तभी हवेली के बिल्कुल बीचों बीच से एक असली और खौफनाक आवाज गूंजी। वो आवाज किसी स्पीकर की नहीं थी। वो सीधे हवेली की दीवारों और जमीन के नीचे से आ रही थी। एक भारी, घुरघुराती हुई और आदमखोर हंसी, जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। सीढ़ियों पर खड़ा राहुल अचानक कांपने लगा। उसने मुड़कर ऊपर देखा और कांपती आवाज में बोला, रोहित भाई, मोंटी, ये आवाज तुम लोगों ने निकाली क्या? बंद करो यार, अब मजाक अच्छा नहीं लग रहा। कमरे से रोहित की घबराई हुई आवाज आई, राहुल, हमने स्पीकर बंद कर दिया है, ये आवाज हम नहीं निकाल रहे हैं। तभी हॉल के ठीक पीछे, जहां सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा था, वहां से एक जोरदार धमाका हुआ। धाड़, जैसे किसी बहुत भारी चीज को दीवार पर पटका गया हो। जमीन पर गिरी विवेक की टॉर्च की धुंधली रोशनी उस तरफ जा रही थी। विवेक, जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसने देखा कि सीढ़ियों के नीचे एक पुराना, लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ काला दरवाजा था। उस दरवाजे पर लगी बरसों पुरानी और जंग लगी लोहे की मोटी जंजीरें अपने आप किसी अदृश्य ताकत के झटके से एक एक करके टूटने लगी थी। कड़कड़, चटक की आवाज के साथ भारी कड़ियां जमीन पर आ गिरी और फिर वो दरवाजा धीरे धीरे खुला। चर्रर की एक लंबी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के साथ दरवाजे के पीछे का घोर अंधकार सामने आ गया। उस अंधेरे कमरे के भीतर से दो सुर्ख लाल, दहकते हुए अंगारों जैसी आंखें धीरे से चमकी। वो 60 सालों से कैद पिशाच था, जो रोहित की नफरत और दोस्तों के इस खेल के कारण आज आजाद हो चुका था। ऊपर छिपे रोहित और मोंटी के पैर कांपने लगे। खिड़की के बाहर खड़ा संदीप भी उस भयानक बदबू और आवाज से थरथर कांप रहा था। राहुल ने अपने चेहरे से प्लास्टिक का मुखौटा हटा दिया। उसका असली चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था।
पिशाच की वो लाल आंखें सीधे विवेक की तरफ देख रही थी। विवेक डर के मारे चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खौफ के मारे उसकी आवाज उसके गले में ही घुट। सीढ़ियों के नीचे बना वो गुप्त दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका था। जीरे टूटने की गूंज अभी भी हवेली की दीवारों में थमी नहीं थी। उस काले कमरे के भीतर पसरे अंतहीन अंधकार से दो सुर्ख लाल आंखें विवेक को एकटक घूर रही थी। हवा इतनी बर्फीली हो चुकी थी कि विवेक के होठों पर नीले निशान पड़ने लगे थे। पिशाच की उस भयानक मौजूदगी से पूरी हवेली की जमीन में एक हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। विवेक जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पूरा बदन खौफ के मारे सुन्न हो चुका था। वो पीछे की तरफ रेंगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर मानो उसका साथ छोड़ चुके थे। कोने में गिरी टॉर्च की रोशनी अब धीरे धीरे मध्यम हो रही थी, जिससे उस लाल आंखों वाली आकृति का साया और भी बड़ा और खौफनाक दिखने लगा था। तभी उस अंधेरे कमरे के भीतर से एक गहरी घुरघुराती हुई आवाज निकली। वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कई मृत लोग एक साथ रोते हुए बोल रहे हों। 60 साल बाद आखिरकार मुझे मांस और खून की खुशबू मिली है। वो पिशाच था। 60 साल पहले तांत्रिक साधना की आहुति में मरा हुआ वो ठाकुर, जो अपनी अधूरी इच्छाओं और भूख के कारण एक खूंखार पिशाच बन चुका था। उसकी आत्मा इस दरवाजे के पीछे तांत्रिक की जंजीरों से बंधी थी, लेकिन विवेक के अनजाने में टकराने और रोहित की नफरत की काली ऊर्जा ने उस बंधन को हमेशा के लिए काट दिया था। सीढ़ियों पर खड़ा राहुल, जो थोड़ी देर पहले नकली भूत बनकर विवेक को डरा रहा था, वो अब सचमुच मौत के सामने खड़ा था। डर के मारे उसका पेशाब निकल गया। उसने हांफते हुए ऊपर की तरफ देखा और चिल्लाया, रोहित भाई, मोंटी, भागो, यहां सच में कोई है, भागो। ऊपर कमरे में छिपे रोहित और मोंटी की हालत भी खराब थी। वे दोनों कमरे के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही रोहित ने पिछले रास्ते का दरवाजा खोलने की कोशिश की, कड़ाक की आवाज के साथ वह भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने पूरी ताकत से हैंडल को खींचा, लेकिन दरवाजा ऐसे जाम हो चुका था मानो उसे बाहर से वेल कर दिया गया हो। मोंटी रोने लगा, रोहित भाई, ये क्या हो रहा है? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? हमें बचाओ भाई। नीचे हॉल में वो पिशाच अब धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल रहा था। टॉर्च की आखिरी कतरन जैसी रोशनी में विवेक ने उसका रूप देखा। वो 7 फीट लंबा एक कंकाल नुमा साया था, जिसके शरीर पर सड़ी गली खाल लटक रही थी। उसके हाथ के नाखून 6-6 इंच लंबे और पैने थे, जिनसे काला गाढ़ा खून टपक रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था और मुंह से नुकीले आदमखोर दांत बाहर निकले हुए थे। पिशाच ने अपना एक भारी पैर हॉल के फर्श पर रखा। ठाप, एक ऐसी आवाज हुई जैसे कोई भारी पत्थर जमीन पर गिरा हो। उसकी लाल आंखें सीढ़ियों पर खड़े राहुल पर टिकी। राहुल ने भागने के लिए जैसे ही पैर उठाया, पिशाच ने हवा में अपना हाथ लहराया। एक अदृश्य काली और ठंडी ताकत ने राहुल को बीच हवा में ही जकड़ लिया। राहुल का शरीर हवा में 5 फीट ऊपर उठ गया। वो अपनी गर्दन को पकड़कर तड़पने लगा, मानो कोई उसका गला घोंट रहा हो। बचाओ रोहित, मुझे बचाओ। राहुल के मुंह से सिर्फ इतनी ही आवाज निकल पाई। पिशाच ने अपनी उंगलियों को मोड़ा और उसी के साथ राहुल की गर्दन चटक की भयानक आवाज के साथ पूरी तरह घूम गई। राहुल की आंखें बाहर उबल आई और उसका बेजान शरीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधे विवेक के पैरों के पास आकर गिरा। राहुल की मौत हो चुकी थी। यह कोई प्रैंक नहीं था, यह साक्षात मौत का नंगा नाच था। खिड़की के बाहर खड़ा संदीप, जिसने राहुल की चीख और उसकी गर्दन टूटने की आवाज सुनी थी, वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल के रास्ते नंगे पैर घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। वो इतना डर चुका था कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। हॉल में राहुल की लाश को देखकर विवेक के भीतर अचानक भागने की आदिम इच्छा जागी,
डर ने उसे एक अजीब सी ताकत दी। वह जमीन से उठा, अपनी टॉर्च को वहीं छोड़ा और मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, जो आधा खुला हुआ था। विवेक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर जंगल की हवा भी उसे भारी लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे अपनी कार की तरफ भागा, जो फाटक के पास खड़ी थी। कांपते हाथों से विवेक ने जेब से कार की चाबी निकाली। चाबी बार बार हाथ से छूट रही थी। उसने जैसे तैसे कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। कार की हेडलाइट्स जली तो सामने के शीशे पर खून से सने 2 हाथों के निशान पहले से छपे हुए थे। विवेक ने डर के मारे जोर से चीख मारी, रिवर्स गियर डाला और गाड़ी को पूरी रफ्तार से कस्बे की तरफ भगा दिया। विवेक को लगा कि वह बच गया। उसे लगा कि वह उस खौफनाक हवेली से दूर जा रहा है, लेकिन वह कार के पीछे वाले रियर व्यू मिरर कांच में देखना भूल गया था। कार की पिछली सीट के घोर अंधेरे में 2 सुर्ख लाल आंखें चमक रही थी और हवा में वही सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी थी। पिशाच हवेली में नहीं छूटा था। वो विवेक की कार में उसकी परछाई बनकर उसके साथ उसके घर जा रहा था। हवेली के ऊपर वाले कमरे में रोहित और मोंटी अभी भी बंद थे। राहुल की मौत की चीख उन्होंने सुनी थी। रोहित दीवार से सटकर रो रहा था। मुझे माफ कर दो विवेक, ये सिर्फ एक मजाक था, मुझे यहां से निकालो। लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सड़क के गड्ढों और पत्थरों की परवाह किए बिना विवेक अपनी कार को 80 की रफ्तार से कस्बे की तरफ भगा रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि कार का सामने वाला शीशा उसकी भाप से धुंधला होता जा रहा था। वह बार बार अपने कांपते हाथों से शीशे को साफ करता और पूरी ताकत से एक्सीलेटर को दबा देता। उसका पूरा बदन पसीने से नहाया हुआ था और दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह छाती के भीतर पिट रही थी। राहुल की वो मुड़ी हुई गर्दन और पिशाच की वो खूंखार लाल आंखें बार बार विवेक के दिमाग में घूम रही थी। विवेक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि विज्ञान की बातें करने वाला वो खुद आज मौत के सबसे वीभत्स रूप से बचकर भाग रहा था। कार के पहिए चीखते हुए कस्बे की मुख्य सड़क पर आ चुके थे। दूर कुछ स्ट्रीट लाइटें जलती हुई दिखीं, तो विवेक की जान में थोड़ी जान आई। उसे लगा कि वह उस नरक से बाहर निकल आया है और अब सुरक्षित है। लेकिन तभी कार के भीतर का तापमान अचानक तेजी से गिरने लगा। एसी बंद होने के बावजूद विवेक के मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। स्टीयरिंग व्हील इतना ठंडा हो गया मानो वह बर्फ का टुकड़ा हो। और फिर कार के भीतर वही जानी पहचानी सड़े हुए मांस की भयानक बदबू फैलने लगी। विवेक का कलेजा मुंह को आ गया। उसने डरते डरते अपनी नजरें कार के ठीक बीच में लगे रियर व्यू मिरर कांच पर टिकाई। उस कांच में पिछली सीट का जो नजारा दिखा उसने विवेक के होश उड़ा दिए। पिछली सीट के घने अंधेरे में कोई बैठा हुआ था, एक लंबा काला और धुंधला साया, जिसके भीतर से 2 सुर्ख लाल आंखें विवेक को ही घूर रही थी। विवेक के गले से एक चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उस साये ने अपना लंबा हड्डियों से भरा और नुकीला हाथ आगे बढ़ाया और सीधे विवेक के सिर को पीछे से जकड़ लिया। जैसे ही पिशाच की उंगलियों ने विवेक के सिर को छुआ, विवेक को लगा कि उसके दिमाग में किसी ने पिघला हुआ लोहा डाल दिया हो। एक असहनीय दर्द विवेक के पूरे बदन में दौड़ गया। पिशाच की काली ऊर्जा विवेक के शरीर के भीतर समाने लगी थी। विवेक की आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ घूमने लगी और उसका अपनी गाड़ी से नियंत्रण पूरी तरह खो गया। कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे एक बड़े नीम के पेड़ से जा टकराई। धाड़, एक जोरदार आवाज हुई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। एयरबैग खुल गए और विवेक का सिर स्टीयरिंग व्हील पर जा लगा। विवेक वहीं बेहोश हो गया। अजीब बात यह थी कि इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी कार की पिछली सीट पर बैठा वो पिशाच गायब नहीं हुआ। वो रेंगता हुआ विवेक के शरीर के ऊपर आया और धुएं की तरह विवेक के मुंह और नाक के रास्ते उसके अंदर समा गया। उधर
काली हवेली की तीसरी मंजिल पर रोहित और मोंटी अभी भी उस बंद कमरे में कैद थे। कमरे के बाहर से अजीब सी सरसराहट और किसी के भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। मोंटी कमरे के कोने में घुटनों के बल बैठा रो रहा था और हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की के शीशे को एक लोहे की रॉड से तोड़ा। उसने बाहर झांका। नीचे गहरी खाई और घने पेड़ थे, लेकिन अंदर रुकने का मतलब सीधे मौत था। रोहित ने मोंटी से कहा, मोंटी, दरवाजा नहीं खुलेगा, हमें इस खिड़की से नीचे कूदना होगा। नीचे सूखी पत्तियां और झाड़ियां हैं, शायद पैर टूटेगा पर जान बच जाएगी। मोंटी ने रोते हुए सिर हिलाया। रोहित ने पहले खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वो नीचे लगी कटीली झाड़ियों पर गिरा। उसकी पीठ और पैरों में नुकीले कांटे चुभ गए और एक पैर की हड्डी चटक की आवाज के साथ टूट गई। रोहित दर्द के मारे चिल्ला उठा, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने ऊपर देखा, मोंटी, कूदो। लेकिन मोंटी खिड़की पर खड़ा होकर थरथर कांप रहा था। तभी रोहित ने देखा कि मोंटी के ठीक पीछे अंधेरे में से एक और लंबा साया उभरा। वह उस पिशाच का एक अदृश्य अंश था जो हवेली में रह गया था। उस साए ने मोंटी को पीछे से पकड़ा। मोंटी की आखिरी चीख गूंजी और उस साए ने मोंटी को सीधे खिड़की से बाहर नीचे पत्थरों पर फेंक दिया। थप की आवाज के साथ मोंटी का सिर पत्थर से टकराया और उसका भेजा बाहर निकल आया। मोंटी की मौके पर ही मौत हो गई। रोहित ये मंजर देखकर अपनी कटी हुई टांग के साथ जमीन पर रेंगने लगा। वो घिसटता हुआ, रोता हुआ, अपनी जान बचाकर जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि उसका कजन विवेक पहले ही घर के लिए निकल चुका था, लेकिन अब वो विवेक नहीं था, वो साक्षात पिशाच था। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। बुआ और खूफा जी के आलीशान मकान के सामने एक जोरदार आवाज हुई। विवेक की दुर्घटनाग्रस्त कार, जिसका अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह था, वो रेंगती हुई घर के फाटक के सामने आकर रुक गई। फाटक का चौकीदार रामू आवाज सुनकर जागा। उसने देखा कि विवेक बाबू की गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी है। वो घबराकर भागा और कार का दरवाजा खोला। अंदर विवेक बैठा था। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। रामू ने चिल्लाकर कहा, विवेक बाबू, ये क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया क्या? विवेक ने धीरे से अपना सिर उठाया। चोट के बावजूद उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। उसने रामू की तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी सूजी हुई और गहरी काली लग रही थी। विवेक के होठों पर एक ठंडी, डरावनी मुस्कान आई और उसने बेहद भारी और बदली हुई आवाज में कहा, रामू काका, दरवाजा खोलो, मेहमान घर आ चुका है। रामू काका विवेक की उस भारी और बदली हुई आवाज को सुनकर अंदर तक सिहर गए। उन्होंने जल्दी से विवेक को सहारा देकर कार से बाहर निकाला। विवेक का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, जैसे किसी लाश को फ्रीजर से निकाला गया हो। रामू काका ने भारी आवाज में अंदर की तरफ आवाज लगाई, मालिक, मालकिन, जल्दी बाहर आइए, विवेक बाबू का एक्सीडेंट हो गया है। चीख पुकार सुनकर फूफा जी और बुआ जी हड़बड़ाकर लॉबी में दौड़ते हुए आए। विवेक को खून से लथपथ देखकर बुआ जी के मुंह से चीख निकल गई। वे तुरंत विवेक के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर रोने लगी। अरे मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? इतनी रात को तुम कहां चले गए थे? और रोहित कहां है? विवेक बिना किसी हलचल के सीधा खड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द या घबराहट का एक भी निशान नहीं था। उसने बुआ जी की तरफ अपनी सूजी हुई, काली आंखें घुमाई और अत्यंत धीमी, सपाट आवाज में कहा, रोहित पीछे आ रहा है, वो अपनी शर्त पूरी कर रहा है। खूफा जी ने तुरंत अपने पारिवारिक डॉक्टर को फोन लगाया और रामू काका की मदद से विवेक को उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर ने आकर विवेक के घावों की पट्टी की
उसे कुछ दवाइयां दी और कहा, ठाकुर साहब, घबराने की बात नहीं है। सिर पर चोट लगने की वजह से ये गहरे सदमे में है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। सुबह तक बुखार और सदमा दोनों कम हो जाएंगे। सब लोग विवेक के कमरे से बाहर आ गए ताकि वह आराम कर सके। बुआ जी और खूफा जी लिविंग रूम में बैठकर रोहित का इंतजार करने लगे, जो अब तक वापस नहीं लौटा था। वे लगातार रोहित के फोन पर कॉल कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण कॉल लग नहीं रही थी। उधर विवेक के कमरे में जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, बेड पर लेटे विवेक के शरीर में अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। उसकी उंगलियां अपने आप टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। उसके नाखूनों का रंग धीरे धीरे पीला और फिर गहरा काला होने लगा। तभी कमरे के कोने में सो रही घर की पालतू बिल्ली, जो हमेशा विवेक के पास आकर बैठ जाती थी, वो अचानक जाग गई। उसने बेड पर लेटे विवेक की तरफ देखा और उसके पूरे बदन के बाल खड़े हो गए। बिल्ली ने अपनी पीठ को ऊपर उठाया और विवेक को देखकर भयानक तरीके से गुर्राने लगी, मानो उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि साक्षात यमराज को देख लिया हो। विवेक ने धीरे से अपना सिर बेड से उठाया। अब उसके चेहरे पर वो सादगी नहीं थी। उसने बिल्ली की तरफ देखा और उसके मुंह से एक ऐसी घुरघुराती हुई हिंसक आवाज निकली जो किसी जंगली भेड़िए जैसी थी। विवेक बिना हाथ पैर हिलाए एक झटके में बेड पर सीधा बैठ गया, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई लचीलापन ही न हो। वो धीरे से बेड से उतरा। उसके चलने का तरीका बदल चुका था। वो अपने पैरों को घसीटते हुए बिल्ली की तरफ बढ़ा। बिल्ली डर के मारे कमरे के दरवाजे को अपने पंजों से खुरचने लगी और जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। विवेक ने हवा में अपना हाथ तेजी से लहराया और बिजली की फुर्ती से बिल्ली की गर्दन को हवा में ही दबोच लिया। बिल्ली तड़पने लगी, लेकिन विवेक की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। विवेक ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद की और जब दोबारा आंखें खोली तो उसकी आंखों के भीतर की पुतलियां पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ सफेद हिस्सा चमक रहा था। उसने बिल्ली को अपने मुंह के पास लाया और अपने नाखूनों से उसकी चमड़ी को खरोंचने लगा। घर के भीतर पिशाच का पहला शिकार हो चुका था और हवा में एक बार फिर वही सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी थी। इसी बीच घर के मुख्य लोहे के फाटक पर किसी के करहाने और रोने की आवाज आई। रामू काका ने टॉर्च जलाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। रोहित जमीन पर रेंगता हुआ आ रहा था। उसका एक पैर पूरी तरह मुड़ चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर कटीली झाड़ियों के गहरे घाव थे, जिनसे खून बह रहा था। वह पागलों की तरह रो रहा था और चिल्ला रहा था, काका, दरवाजा बंद करो, हवेली का गेट बंद करो। वो आ गया। राहुल और मोंटी को मार दिया। वो आ गया। रामू काका ने दौड़कर रोहित को उठाया। आवाज सुनकर फूफा जी और बुआ जी भी बाहर भाग कर आए। अपने इकलौते बेटे की ये हालत देखकर बुआ जी जमीन पर ही बैठ गई। फूफा जी ने रोहित को संभाला और पूछा, रोहित, ये क्या बकवास कर रहे हो? राहुल और मोंटी को क्या हुआ? तुम लोग कहाँ गए थे? रोहित ने कांपते हुए हाथ से घर के अंदर की तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, विवेक, विवेक कहाँ है पिताजी? वो लौट आया क्या? फूफा जी ने कहा, उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो अंदर अपने कमरे में सो रहा है। ये सुनते ही रोहित की आंखें खौफ से फैल गई। वह पागलों की तरह चीखने लगा, नहीं, उसे अंदर मत रखो। वो विवेक नहीं है, वो उस काली हवेली का पिशाच है। वो हम सबको मार डालेगा। उसे बाहर निकालो। फूफा जी को लगा कि रोहित अत्यधिक शराब पीने या किसी सदमे की वजह से पागल हो गया है। उन्होंने डांटते हुए कहा, चुप कर, अपने भाई के लिए ऐसी बातें करता है। तू खुद जुआ और आवारागर्दी करके पैर तुड़वा कर आया है और अब विवेक पर इल्जाम लगा रहा है। वे रोहित को उठाकर अंदर लिविंग रूम के सोफे पर ले आए। घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर रात का अंधकार और गहरा हो चुका था और घड़ी की सुइयां अब रात के ठीक 2 बजे की तरफ बढ़ रही थी। वह समय
जब पिशाच की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। रात के ठीक 2 बज चुके थे। पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी श्मशान घाट की याद दिलाता था। लिविंग रूम के सोफे पर रोहित लेटा हुआ था, जिसका टूटा हुआ पैर पूरी तरह सूज चुका था। बुआ जी ने उसके पैरों पर पट्टी बांधी थी और उसे दर्द कम करने की दवा दी थी, जिसकी वजह से वो हल्की बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। फूफा जी थके हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ जा चुके थे। पूरे घर की बत्तियां बुझा दी गई थी, सिवाय गैलरी की एक मध्यम पीली लाइट के, जो रह रहकर फड़फड़ा रही थी। तभी घर के पिछले हिस्से में बनी विशाल रसोई से एक अजीब सी आवाज आई। खट, चर्रर, जैसे कोई बहुत भारी लोहे की वस्तु को फर्श पर घसीट रहा हो। इसके तुरंत बाद कई सारे स्टील के बर्तन एक के बाद एक बेहद जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरे। झंझाझन की उस तीखी आवाज से पूरे घर की शांति पल भर में भंग हो गई। फूफा जी की आंख झटके से खुल गई। वे बिस्तर पर उठकर बैठ गए। बुआ जी भी घबराकर उठ गई और उन्होंने फूफा जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर साहब, इतनी रात को रसोई में कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? फूफा जी ने अपनी बगल वाली दराज से अपनी भारी लाइसेंसी बंदूक निकाली, उसमें 2 कारतूस लोड किए और कांपती लेकिन कड़क आवाज में बोले, तुम यहीं रुको भाग्यवान, मैं देख कर आता हूं। फूफा जी दबे पांव कमरे से बाहर निकले। गैलरी का तापमान अचानक इतना ठंडा हो चुका था कि उनके मुंह से निकलने वाली भाप साफ दिखाई दे रही थी। हवा में वही डरावनी सड़े हुए मांस की बदबू इतनी तेज थी कि फूफा जी को उल्टी आने लगी। उन्होंने अपने कुर्ते के पल्ले से अपनी नाक को ढका और बंदूक को आगे तानते हुए रसोई की तरफ बढ़े। जैसे ही फूफा जी रसोई के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसने उनके 35 साल के जमींदारी के गुरूर और हौसले को एक सेकंड में नेस्तनाबूद कर दिया। उनकी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर ही जम गई। रसोई के काले ग्रेनाइट के स्लैब पर विवेक बैठा हुआ था, लेकिन वो विवेक नहीं था। वो घुटनों को मोड़े किसी आदमखोर जानवर की तरह बैठा था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसका धड़ तो सामने की तरफ था, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे की ओर 180 डिग्री घूम चुकी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी से कड़कड़ की सूखी आवाजें आ रही थी। विवेक के दोनों हाथ खून से सने थे। फ्रीज का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर कच्चा, खून से लथपथ चिकन और मटन बिखरा पड़ा था। विवेक पागलों की तरह उस कच्चे मांस को नोच नोच कर खा रहा था। उसके मुंह से गाढ़ा लाल खून टपक कर उसकी छाती पर गिर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, जिनमें कोई पुतली नहीं बची थी। फूफा जी का पूरा बदन थरथर कांपने लगा। बंदूक उनके हाथों में डगमगा रही थी। उन्होंने बेहद डरी हुई आवाज में कहा, विवेक बेटा, ये क्या घिनौनी हरकत है? ये क्या कर रहे हो तुम? फूफा जी की आवाज सुनते ही विवेक ने मांस चबाना बंद कर दिया। रसोई का सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर विवेक के गले से एक गहरी आदमखोर गुर्राहट निकली। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाना शुरू किया। चटक 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 की आवाज के साथ जब उसकी गर्दन वापस सीधी हुई, तो उसके होठों पर एक ऐसी राक्षसी और चौड़ी मुस्कान थी जो किसी इंसान के चेहरे पर आ ही नहीं सकती थी। उसके दांत अब नुकीले और खूंखार दिख रहे थे। वो स्लैब से सीधे फर्श पर कूदा, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं टिके। वो फर्श से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। जब उसने बात की तो उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो विवेक की आवाज नहीं थी। एक साथ कई मरे हुए बूढ़े और औरतें एक सुर में चीख रहे हो, ऐसी भारी और गूंजती हुई आवाज में वो हंसा। हाँ, विवेक को तो मैंने उसी काली हवेली की सीढ़ियों के नीचे उस अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए दफन कर दिया ठाकुर राघवेंद्र सिंह। अब इस गोश्त के पुतले पर मेरा राज है। मैं 60 साल की भूख लेकर आया हूं। फूफा जी ने डर के मारे बिना सोचे समझे बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। ठाएं की जोरदार आवाज हुई।
पूरी रसोई धुएं से भर गई। बंदूक के छर्रे सीधे विवेक के सीने में जाकर लगे। उसके कुर्ते पर खून के धब्बे उभर आए। खूफा जी को लगा कि विवेक गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विवेक के चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपने सीने के घाव को देखा और अपनी उंगलियों से बंदूक के छर्रों को बाहर निकालकर फर्श पर फेंक दिया, जैसे वे लोहे के दाने हों। घाव अपने आप भरने लगे। खूफा जी ने दूसरी गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन इससे पहले कि वे ट्रिगर दबा पाते, विवेक ने हवा में अपनी उंगली से एक अजीब सा तांत्रिक इशारा किया। एक अदृश्य प्रचंड काली ताकत ने खूफा जी को अपनी चपेट में ले लिया। खूफा जी की बंदूक हवा में उड़कर दूर जा गिरी और उनका भारी भरकम शरीर हवा में 10 फीट ऊपर उठ गया। खूफा जी अपनी गर्दन को पकड़कर तड़पने लगे, मानो कोई अदृश्य फंदा उनका गला घोंट रहा हो। उनकी आंखें डर के मारे बाहर उबलने लगी। विवेक ने हवा में अपना हाथ नीचे की तरफ झटका और खूफा जी का शरीर पूरी ताकत से रसोई के फर्श पर आ गिरा। कड़ाक की आवाज के साथ उनकी पसलियां टूट गई और उनके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। जमींदार राघवेंद्र सिंह फर्श पर तड़प रहे थे और पिशाच उनके खून की खुशबू का मजा ले रहा था। रसोई का फर्श अब लाल हो चुका था। रसोई घर से आई बंदूक की आवाज और खूफा जी की दर्दनाक चीख सुनकर बुआ जी बदहवास होकर लॉबी की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो रसोई के दरवाजे पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनका कलेजा कांप गया। उनके पति जमींदार राघवेंद्र सिंह खून से लथपथ फर्श पर पड़े तड़प रहे थे और उनके सामने उनका सगा भतीजा विवेक खड़ा था, जिसकी आंखों में साक्षात मौत का तांडव नाच रहा था। बुआ जी चिल्लाकर खूफा जी के पास जाने लगी। ठाकुर साहब, ये क्या हो गया? विवेक बेटा, तूने अपने खूफा जी की ये क्या हालत कर दी? हट जा सामने से। विवेक ने धीरे से अपनी सफेद आंखें बुआ जी की तरफ घुमाई। उसने बात नहीं की, बस अपने हाथ को हवा में ऊपर की तरफ उठाया। बुआ जी का शरीर अचानक जमीन से ऊपर उठ गया। वो हवा में छटपटाने लगी। उनका दम घुटने लगा। विवेक ने अपने हाथ को जोर से दाहिनी तरफ झटका और बुआ जी का शरीर हवा में तैरता हुआ सीधे लिविंग रूम की विशाल कांच की डाइनिंग टेबल पर जा गिरा। कड़ाक छर्रर की एक भयानक आवाज हुई। 5 इंच मोटा शीशा चकनाचूर हो गया। कांच के नुकीले टुकड़े बुआ जी के शरीर में गहरे धंस गए। वो खून से लथपथ होकर वहीं बेहोश हो गई। सोफे पर लेटा रोहित, जो अब तक दवा के असर में था, इस भयंकर तबाही और अपनी मां की चीख सुनकर पूरी तरह होश में आ चुका था। अपने माता पिता को लहूलुहान हालत में देखकर वो डर के मारे पागलों की तरह रोने लगा। उसका टूटा हुआ पैर सूजकर काला पड़ चुका था, जिसके कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने रेंगते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, रामू काका, रामू काका, बचाओ, अंदर आओ काका। चौकीदार रामू काका बंदूक की आवाज सुनकर पहले ही घर के अंदर भाग कर आ चुके थे। जैसे ही वो लिविंग रूम में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि विवेक हवा में तैरता हुआ रोहित की तरफ बढ़ रहा है। रामू काका पुराने वफादार नौकर थे। उन्होंने बिना डरे पास पड़ा लोहे का एक भारी स्टैंड उठाया और विवेक के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। ठाप! लोहे का स्टैंड विवेक के सिर पर लगा और मुड़ गया, लेकिन विवेक का सिर टस से मस नहीं हुआ। उसने रामू काका की तरफ देखा और एक डरावनी हिंसक गुर्राहट निकाली। विवेक का मुंह अब सामान्य से कहीं ज्यादा चौड़ा हो चुका था और उसके मसूड़ों से काला खून बह रहा था। विवेक ने बिजली की फुर्ती से रामू काका का हाथ पकड़ा और उन्हें जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि रामू काका संभल पाते, विवेक किसी आदमखोर मकड़ी की तरह उछलकर सीधे दीवार पर चढ़ गया। वो अपने हाथों और पैरों के पंजों के बल दीवार से होते हुए छत पर जा पहुंचा। वो छत पर उल्टा लटका हुआ रोहित और रामू काका को घूर रहा था। पूरे घर की लाइटें एक साथ चट चट की आवाज के साथ फूट गई। अंधेरा छा गया
और अब सिर्फ खिड़की से आ रही चांद की मध्यम रोशनी में विवेक का वो भयानक साया छत पर रेंगता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी घर के सारे भारी लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप धाड़ 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 की आवाज के साथ बंद होने लगे। भारी लोहे के बोल्ट अपने आप अपनी जगहों पर कस गए। ऐसा लग रहा था मानो वो आलीशान मकान अब एक जिंदा ताबूत में बदल चुका हो, जिसके सारे रास्ते हमेशा के लिए सील कर दिए गए हों। अब कोई चाहकर भी न बाहर जा सकता था और न कोई बाहर से अंदर आ सकता था। छत पर रेंगते हुए पिशाच ने एक डरावनी गूंजती हुई आवाज में कहा, यह घर अब काली हवेली का हिस्सा बन चुका है और इस हवेली से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं गया है। रोहित ने अपने कान बंद कर लिए। वो समझ चुका था कि उसकी जहरीली जलन और दोस्तों के उस घटिया मजाक ने आज उसके पूरे हंसते खेलते परिवार को नरक के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। मौत अब उनके सिर पर मंडरा रही थी और रात का हर एक पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल साबित होने वाला था। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां लोहे की भारी कड़ियों की तरह सील हो चुके थे। पूरे लिविंग रूम में सिर्फ तबाही का मंजर था। एक कोने में टूटे हुए शीशों के बीच बुआ जी लोलुहान पड़ी थी, तो दूसरी तरफ रसोई के दरवाजे पर फूफा जी पसलियां टूटने के दर्द से कराह रहे थे। चौकीदार रामू काका फर्श पर अचेत थे। अब उस खौफनाक अंधेरे में सिर्फ रोहित अकेला बचा था, जो अपने सूजे हुए नीले पड़ चुके पैर के साथ सोफे के नीचे दुबक कर रो रहा था। तभी छत पर एक अजीब सी सरसराहट हुई। घिस घिस, जैसे कोई भारी चीज प्लास्टर पर रेंग रही हो। रोहित ने कांपते हुए अपनी नजरें ऊपर उठाई। चांद की मध्यम पीली रोशनी में उसने देखा कि विवेक अपनी पीठ के बल मकड़ी की तरह उल्टा होकर छत पर रेंग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके मुंह से लार की जगह गाढ़ा काला खून टपक रहा था, जो फर्श पर गिरते ही छर्रर की आवाज के साथ धुएं में बदल जाता। पिशाच ने छत से सीधे सोफे के ठीक सामने छलांग लगाई। धड़ाम, एक भारी आवाज हुई और फर्श की टाइलें चटक गई। वो घुटनों के बल बैठा धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसके बदन से 60 साल पुरानी सड़न की इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि रोहित का दम घुटने लगा। पिशाच ने अपना वो लंबा 6-6 इंच काले नाखूनों वाला हाथ आगे बढ़ाया और रोहित के बालों को पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर खींच लिया। आह, मुझे छोड़ दो विवेक भाई, मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारो। रोहित दर्द और डर के मारे चीखने लगा। उसके आंसू और पसीना एक हो चुके थे। पिशाच ने रोहित को हवा में 2 फीट ऊपर उठा लिया। उसकी भारी कई मृत लोगों की मिश्रित आवाज गूंजी। माफी? किस बात की माफी रोहित? तुम तो विवेक से जलते थे ना। तुम चाहते थे न कि वह इस पूरे खानदान के सामने डरपोक साबित हो जाए। तुम चाहते थे कि उसका दिमागी गुरूर टूट जाए। देखो, आज तुम्हारी उस काली नफरत और जलन की आहुति देने का वक्त आ गया है। यह सुनकर रोहित का दिल बैठ गया। पिशाच उसकी आत्मा के भीतर छिपी उस जहरीली जलन को पूरी तरह पढ़ चुका था, जिसने इस तबाही की बुनियाद रखी थी। पिशाच ने अपने दूसरे हाथ के पैने नाखूनों को रोहित के स्वस्थ पैर के घुटने पर टिकाया और उन्हें धीरे धीरे चमड़ी के अंदर धंसाने लगा। चर्रर, चमड़ी फटने की आवाज के साथ ही रोहित के मुंह से एक गगन भेदी चीख निकली। बचाओ पिताजी, मां, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं था। पिशाच ने रोहित के घुटने को अपने पंजों से इतनी जोर से भींचा कि उसकी हड्डी कड़ाक की आवाज के साथ चूरा हो गई। रोहित दर्द के मारे बेहोश होने लगा, लेकिन पिशाच ने उसकी गर्दन पर एक हल्का सा थप्पड़ मारकर उसे फिर से होश में ला दिया, ताकि वह इस तड़प को पूरी तरह महसूस कर सके। रसोई के फर्श से रेंगते हुए ठाकुर राघवेंद्र सिंह फूफा जी जैसे तैसे लिविंग रूम की दहलीज तक पहुंचे। अपने इकलौते बेटे को इस तरह तड़पते देख उनकी आंखों से खून के आंसू निकल आए।
उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर पड़ी अपनी बंदूक उठाई, जिसमें अब कोई गोली नहीं थी। वे बंदूक की नाल को फर्श पर पटकते हुए चीखे, छोड़ दे मेरे बेटे को। ओ नीच पिशाच, तूने मेरे भतीजे का शरीर छीन लिया, अब मेरे बेटे की जान मत ले। मुझे मार डाल, पर मेरे बच्चे को छोड़ दे। पिशाच ने रोहित को फर्श पर पटका और धीरे से खूफा जी की तरफ मुड़ा। उसने एक भयानक ठहाका लगाया। जमींदार राघवेंद्र सिंह, तुम अपनी जमींदारी के घमंड में अंधे थे। तुमने अपने बेटे की नफरत को कभी नहीं देखा। आज ये पूरा खानदान मेरी भूख मिटाएगा और इस घर की मिट्टी तुम्हारे खून से सींची जाएगी। पिशाच ने हवा में अपने दोनों हाथ उठाए। अचानक पूरे घर के भीतर पड़ी हर एक नुकीली चीज, टूटे हुए कांच के टुकड़े, रसोई के चाकू, लोहे के चम्मच और डाइनिंग टेबल की कीलें अपने आप हवा में उठने लगी। वे सब किसी सेना की तरह हवा में तैर रही थी और उन सब के नुकीले हिस्से सीधे रोहित, खूफा जी और बेहोश पड़ी बुआ जी की तरफ तने हुए थे। रोहित ने अपनी लहूलुहान हालत में हाथ जोड़े। उसकी आंखों में अब मौत का अंतिम खौफ साफ दिख रहा था। रात के 3:45 बज चुके थे और पिशाच अब इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में था। रात के ठीक 3:45 बजे थे। हवा में 60 साल पुराने मुर्दाघर जैसी सड़न और जमे हुए खून की गंध इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि सांस लेना भी दूभर था। लिविंग रूम के घोर अंधकार में खिड़की से छन कर आ रही चांद की नीली रोशनी साक्षात श्मशान का दृश्य पैदा कर रही थी। हवा में तैर रहे सैकड़ों नुकीले कांच के टुकड़े, रसोई के चाकू और लोहे के मुड़े हुए चम्मच किसी अदृश्य सेना की तरह मंडरा रहे थे। उन सब की नोक जमीन पर तड़प रहे रोहित, पसलियां तुड़वा चुके खूफा जी और लौलुहान बुआ जी की तरफ तनी हुई थी। पिशाच, जो विवेक के शरीर को अपने वश में किए हुए था, अचानक हवा में 5 फीट ऊपर उठ गया। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे और उसकी रीढ़ की हड्डी से कड़ की इतनी तेज आवाजें आ रही थी, मानो उसके भीतर की हड्डियां आपस में टूटकर जुड़ रही हों। विवेक के चेहरे की खाल अब धीरे धीरे ढीली होकर लटकने लगी थी और उसके नाखूनों से टपक रहा काला खून फर्श पर गिरकर खौल रहा था। रोहित ने अपनी टूटी हुई टांगों को समेटने की कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उसने रोते हुए खूफा जी की तरफ देखा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी नफरत ने विवेक भाई को मार डाला और अब वो हम सबको खा जाएगा। खूफा जी ने खून थूकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन पिशाच ने एक ऐसा गगनभेदी ठहाका लगाया कि पूरे घर की दीवारें हिल उठीं और प्लास्टर टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगा। भगवान? यहां कोई भगवान नहीं है रोहित। इस चौखट के भीतर सिर्फ मेरा राज है। 60 साल पहले जब मैंने अपने हाथों से अपने ही बच्चों की गर्दन रेती थी, तब भी कोई नहीं आया था और आज भी कोई नहीं आएगा। पिशाच की आवाज में सैकड़ों मृत रूहों की चीखें एक साथ गूंज रही थी। तभी पिशाच ने हवा में अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ झटका। हवा में तैर रहे चाकू और कांच के टुकड़े बिजली की फुर्ती से नीचे की तरफ लपके। सर्र, छपाक, एक खौफनाक आवाज हुई। वे नुकीली चीजें सीधे रोहित के शरीर के आर पार हो गई। रोहित के मुंह से सिर्फ एक दर्दनाक और लंबी चीख निकली और उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रोहित की तड़प हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। अपनी ही जलन की आग में वो खुद स्वाहा हो गया था। अपने इकलौते बेटे की लाश देखकर बुआ जी को एक पल के लिए होश आया। वह पागलों की तरह चिल्लाई, रोहित, मेरे बच्चे। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाती, हवा में उड़ता हुआ एक भारी लोहे का शेल्फ सीधे उनके ऊपर आ गिरा। बुआ जी का शरीर उस भारी मलबे के नीचे दब गया और उनकी सांसें भी सदा के लिए थम गई। अब सिर्फ जमींदार राघवेंद्र सिंह, फूफा जी अकेले बचे थे। उनके सामने उनके पूरे परिवार की लाशें बिखरी पड़ी थी। पिशाच हवा से धीरे धीरे नीचे उतरा।
उसके चलने की आवाज अब इंसानी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर अपने खुरों को घसीट रहा हो। वो खूफा जी के बिल्कुल करीब आया। उसने खूफा जी के चेहरे को अपने ठंडे सड़ चुके हाथों से ऊपर उठाया। पिशाच की सफेद बिना पुतली वाली आंखें खूफा जी की आंखों में झांक रही थी। अब तुम्हारी बारी है जमींदार। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी जमींदारी सब यहीं इसी मिट्टी में दफन होगी, पिशाच ने फुसफुसाते हुए कहा। खूफा जी ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी, पिशाच के चेहरे पर थूका और बोले, तू भले ही हमारे जिस्म को मार डाले, लेकिन तू जीतेगा नहीं। विवेक की आत्मा तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। पिशाच ने अपना मुंह खोला। उसका जबड़ा अब किसी अजगर की तरह पूरा 180 डिग्री खुल चुका था। उसके मुंह के भीतर अंधेरे का एक गहरा कुआं था, जहां नुकीले आदमखोर दांत चमक रहे थे। पिशाच ने खूफा जी की गर्दन को दबोचा और एक ही झटके में उनका शिकार कर लिया। जमींदार का आलीशान मकान अब पूरी तरह से एक श्मशान में तब्दील हो चुका था। पूरा परिवार खत्म हो चुका था। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां जो बंद थे, धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप खुल गए। बाहर सुबह की ठंडी धुंधली रोशनी अंदर आने लगी। चिड़ियों के चहकने की आवाजें आ रही थी, मानो बाहर की दुनिया बिल्कुल सामान्य हो। विवेक का शरीर, जो अब पूरी तरह पिशाच का परमानेंट घर बन चुका था, धीरे से डाइनिंग टेबल के पास गया। उसने वहां पड़े शीशे के एक बड़े टुकड़े में अपना चेहरा देखा। उसने अपने हाथों से चेहरे पर लगे खून को साफ किया। धीरे धीरे उसकी आंखों की सफेदी गायब होने लगी और उसकी जगह विवेक की वही पुरानी मासूम और सादगी से भरी आंखें वापस आ गई। उसके नाखून छोटे हो गए और चेहरे की झुर्रियां गायब हो गई। वो बाहर से देखने में फिर से वही दिल्ली का पढ़ा लिखा सीधा साधा साहेब बाबू लग रहा था। उसने अपने फटे हुए कुर्ते को बदला, अलमारी से रोहित की एक साफ शर्ट निकाली और उसे पहन लिया। उसने अपने चेहरे पर एक बेहद ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान लाई। उसने लिविंग रूम में बिखरी पड़ी अपने ही परिवार की लाशों की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वह दबे पांव घर से बाहर निकला। मुख्य फाटक पार करके वह सड़क पर आया। सुबह की ताजी हवा चल रही थी। विवेक ने अपनी जेब से फोन निकाला। नेटवर्क वापस आ चुका था। उसने दिल्ली जाने वाली एक प्राइवेट कैब टैक्सी बुक की। जब कैब आई तो विवेक मुस्कुराते हुए पिछली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने शीशे में से विवेक को देखा और पूछा, सर, दिल्ली जाना है, रास्ता लंबा है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? विवेक ने चश्मा ठीक किया और बेहद शांत मीठी आवाज में कहा, नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से दिल्ली जाने का इंतजार कर रहा था। वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी रौनक है और मेरी भूख भी बहुत बड़ी है। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी। गाड़ी दिल्ली की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन ड्राइवर यह नहीं जानता था कि वह अपनी कार में किसी इंसान को नहीं, बल्कि साक्षात 60 साल पुराने उस आदमखोर पिशाच को लेकर जा रहा था, जो अब दिल्ली के करोड़ों लोगों के बीच खो जाने वाला था, एक नए शिकार की तलाश में। ईर्ष्या और जलन का अंजाम सिर्फ विनाश है। रोहित की विवेक के प्रति अंधी जलन ने न सिर्फ उसके भाई को मौत के मुंह में धकेला, बल्कि उसके पूरे हंसते खेलते परिवार को भी तबाह कर दिया। जब आप किसी और का बुरा चाहते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही विनाश का रास्ता खोल रहे होते हैं। नफरत एक ऐसा अंधकार है जो इंसान से सही गलत की समझ छीन लेता है। अति आत्मविश्वास और सीमाओं का उल्लंघन भारी पड़ता है। विवेक का अपनी शिक्षा और विज्ञान पर अति आत्मविश्वास उसे उस जगह ले गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। कुछ चीजें हमारी समझ और विज्ञान से परे होती हैं। बड़ों की बातें, बुजुर्गों की चेतावनी और प्रतिबंधित सीमाओं का मजाक उड़ाना कभी कभी साक्षात मौत को निमंत्रण देने जैसा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है।
और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा उन लोगों का जो कहानी को लास्ट तक सुनते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमको कमेंट करके बताइए और ये भी बताना कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो, ताकि मैं अगली स्टोरी में आपका नाम लेकर बोल सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए और हमेशा खुश रहिए।